नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 12th बिहार बोर्ड के विषय हिंदी भाग 2 दिगंत के गद्य खंड का है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो हिंदी गद्य का एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है। नाम है बातचीत और लेखक है बालकृष्ण भट्ट। जी, बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए, विषय बहुत आम सा लगता है ना, बातचीत हम सब करते हैं, रोज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मकसद है इस आम सी चीज के पीछे जो कला है, जो एक मनोविज्ञान है, उसे समझना। और कैसे उनका बातचीत पर लिखा निबंध आज के हमारे व्हाट्सएप और जूम के दौर में भी हमें संवाद की कला के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। चलिए इस दिलचस्प दुनिया को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बालकृष्ण भट्ट के दौर से। उन्हें भारतेंदु युग का लेखक कहा जाता है। ये कैसा समय था, मतलब माहौल क्या था उस वक्त का? ये हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ही आप कह सकती हैं तूफानी और रचनात्मक दौर था। तूफानी और रचनात्मक। हाँ, सोचिए 19वीं सदी का अंत है, देश में अंग्रेजों का राज है और समाज में एक नई चेतना, एक बेचैनी जाग रही है। भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक वो सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं लिख रहे थे। तो क्या कर रहे थे? वो एक मिशन पर थे। वो हिंदी गद्य को, मतलब आम बोलचाल की भाषा में लिखने की कला को एक नया आकार दे रहे थे। अच्छा, मतलब ये वो लोग थे जो हिंदी को महज कविताओं की भाषा से निकालकर आम आदमी की बहस और विचार की भाषा बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उनका लेखन उस दौर की सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों का आईना था। वो अपनी कलम से समाज से सीधा संवाद कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब लेखक अपनी भाषा और शैली को गढ़ रहे थे, उसे आसान बना रहे थे ताकि हर कोई उसे समझ सके। हाँ, ताकि हर कोई उसे समझ सके। और इसी दौर में एक स्रोत में रामविलास शर्मा जी ने भट्ट जी के लिए एक बहुत बड़ा टाइटल इस्तेमाल किया है, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता। सुनने में बहुत भारी लगता है ये, इसका असली मतलब क्या है? भट्ट जी सवाल पूछने से डरते नहीं थे। उस जमाने में धर्म, परंपरा, समाज के नियमों पर सवाल उठाना ये बहुत बड़ी बात थी। और भट्ट जी वही कर रहे थे। वो सिर्फ किसी किताब की अच्छाई बुराई नहीं बता रहे थे, वो पूरे समाज की मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कस रहे थे। तो मतलब भट्ट जी के लिए आलोचना सिर्फ साहित्य के पन्नों तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो समाज को बदलने का एक हथियार थी, एक तरह से। वो कलम से समाज की सर्जरी कर रहे थे। क्या खूब कहा, कलम से समाज की सर्जरी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास, इन सब पर बहुत तीखे और व्यंग्यात्मक लेख लिखे। अच्छा। उनके लिखने में एक तरह की बेबाकी और क्या कहते हैं, हास्य का पुट होता था, जिससे गंभीर से गंभीर बात भी लोगों तक पहुंच जाती थी। वो सिर्फ साहित्यकार नहीं थे, वो एक पत्रकार और समाज सुधारक की भूमिका एक साथ निभा रहे थे। उनकी आलोचना जीवन की आलोचना थी। हाँ, जीवन की आलोचना। इसी सिलसिले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी तुलना अंग्रेजी लेखक एडिसन और स्टील से की है। ये तुलना मुझे बड़ी दिलचस्प लगी क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग संस्कृति और भाषा के लेखक थे। ये तुलना शैली और मकसद को लेकर है। अच्छा। जैसे एडिसन और स्टील अपने निबंधों के जरिए लंदन के कॉफी हाउस में होने वाली बहसों को आम लोगों तक पहुंचा रहे थे, वैसे ही भट्ट जी भी अपने लेखन के माध्यम से समाज से एक दोस्त की तरह बात कर रहे थे। दोस्त की तरह? हाँ, उनके निबंध किसी प्रोफेसर के लेक्चर जैसे नहीं होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो पाठक के साथ बैठकर चाय पीते हुए दुनिया जहान की बातें कर रहे हों। तो एक तरह से वो अपने समय के ब्लॉगर या पॉडकास्टर थे जो सीधे अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते थे। आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। उनका लक्ष्य सिर्फ सुंदर साहित्य रचना नहीं था, बल्कि पाठकों को जगाना था, उन्हें सोचने पर मजबूर करना था। यही आत्मीय और व्यक्तिगत शैली उन्हें अपने समय के दूसरे लेखकों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और समाज से सीधे संवाद करने का उनका ये जो अंदाज था, वो शायद उनके सबसे प्रसिद्ध निबंध बातचीत में सबसे बेहतरीन तरीके से दिखता है। चलिए उसी में उतरते हैं। निबंध की शुरुआत ही होती है कि बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। बिल्कुल। भट्ट जी कहते हैं कि जरा सोचिए, अगर हमें ये शक्ति न होती तो क्या होता? क्या होता? ये पूरी दुनिया गूंगी लगती। हाँ। हम सब किसी कोने में चुपचाप बैठे होते,
जो सुख दुख हम एक दूसरे से बांट कर हल्का या दोगुना कर लेते हैं वो मुमकिन ही नहीं हो पाता। बातचीत ही वो जरिया है जिससे इंसान इंसान बनता है। उन्होंने इसकी एक बड़ी मजेदार तुलना भी की है। वो कहते हैं कि बातचीत के जरिए मन में जमा हुआ मवाद या धुआं भाप बनकर बाहर निकल जाता है। आज की भाषा में कहें तो वेंटिंग आउट करना। हाँ, और ये कितनी सटीक उपमा है। उनका कहना है कि बातचीत करने से मन हल्का और साफ हो जाता है और एक तरह के परम आनंद का अनुभव होता है। जैसे कुकर की सीटी से भाप निकलना जरूरी है, वरना वो फट सकता है। हाँ। वैसे ही मन में बबे विचारों और भावनाओं का बाहर निकलना जरूरी है। अगर वो अंदर ही रह जाएं, तो मन भारी और बीमार हो जाता है। इसी निबंध में एक जगह वो बातचीत और स्पीच यानी भाषण में फर्क बताते हैं, और ये हिस्सा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, ये उनके व्यंग्यात्मक अंदाज का एक बेहतरीन नमूना है। वो कहते हैं कि भाषण में नजाकत और नखरे होते हैं। नजाकत और नखरे? हाँ, भाषण देने वाले को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सही मौके तलाशने पड़ते हैं, और उसका मकसद होता है सुनने वालों में जोश भरना या उन्हें किसी बात के लिए बनाना। और बदले में तालियां चाहिए। बिल्कुल, बदले में उसे तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। जबकि बातचीत में ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि हमारी साधारण बातचीत का ढंग घरेलू होता है। उसमें कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसका मकसद सिर्फ मन बहलाना है, दिल को सुकून देना है। स्पीच एक परफॉर्मेंस है और बातचीत एक कनेक्शन है। बिल्कुल हो सकता है ये तो बस एक और इंसान का जुड़ना ही तो है। यहीं पर भट्ट जी का सूक्ष्म अवलोकन सामने आता है। वो एडिसन का हवाला देते हुए कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो आदमियों में हो सकती है। सिर्फ दो लोगों में? हाँ, जब सिर्फ दो लोग होते हैं तभी वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रख पाते हैं। उनकी बातें, उनके राज, उनकी शिकायतें, सब कुछ खुलकर सामने आता है। एक का दिल दूसरे के दिल में जैसे समा जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है, दो दोस्तों के बीच की गहरी बातचीत। लेकिन जैसे ही तीसरा कोई आता है, ऐसा क्या बदल जाता है? भट्ट जी कहते हैं कि जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति वहां आता है, तो वो दो लोगों की बात कोसों दूर चली जाती है। अच्छा। वो बातचीत एक खुले मैदान से निकलकर एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल में फंस जाती है। उसमें औपचारिकता आ जाती है, एक तरह का संकोच आ जाता है। दिल की बातें वहीं रुक जाती। हाँ, बिल्कुल। और चार लोगों की बातचीत के बारे में तो उन्होंने कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, 4 या उससे ज्यादा लोगों की बातचीत को तो वो कहते हैं राम रमोवल। राम रमोवल, क्या शब्द है! ये तो आज के ऑफिस मीटिंग्स या शादियों की स्मॉल टॉक जैसा लग रहा है, जहां सब बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं और कोई किसी की नहीं सुन रहा। बिल्कुल वही बात है। भट्ट जी का कहना था कि इसमें बेतकल्लुफी मतलब इनफॉर्मल होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये बस एक औपचारिकता बनकर रह जाती जिसका कोई सार या मतलब नहीं निकलता। वो असल में बातचीत होती नहीं, बस बातों का प्रदर्शन होता है। हाँ, बातों का प्रदर्शन। ये वर्गीकरण आज भी कितना सटीक लगता है ना। दो दोस्तों की गहरी बातचीत और एक ग्रुप चैट में होने वाली हल्की फुल्की बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और वो सिर्फ संख्या पर ही नहीं रुकते, वो बातचीत के अलग अलग प्रकारों का भी जिक्र करते हैं। जैसे दो बूढ़ों की बातचीत का केंद्र हमेशा जमाने की शिकायतें और गुजरे दिनों की तारीफें होती हैं। नौजवान अपनी ताकत, अपनी शौकीनियों की बातें करते हैं। वो समाज की हर वर्ग की बातचीत की शैली का विश्लेषण करते हैं, जो उनकी गहरी समझ को दिखाता है। निबंध में आगे चलकर यूरोप में प्रचलित आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन और सुहृद गोष्ठी का भी जिक्र आता है। ये क्या है? क्या ये राम रमोवल से बेहतर है? हाँ, ये बातचीत का आदर्श रूप है, उसकी सबसे ऊंची अवस्था। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत की वो कला जो यूरोप के पढ़े लिखे समाज में बहुत लोकप्रिय थी। ठीक है। और सुहृद गोष्ठी का मतलब है दोस्तों या विद्वानों की एक ऐसी महफिल जहां बातें इतनी चतुराई और सरसता से की जाती हैं कि सुनकर कानों को रस मिलता है। तो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल बातचीत हुई जहां ज्ञान का लेन देन हो रहा है। ज्ञान का लेन देन तो है, लेकिन किसी डिबेट की तरह गंभीरता से नहीं। इस गोष्ठी की खासियत यह है कि बात करने वालों को अपनी विद्वता का कोई घमंड नहीं होता। बातें बहुत सहज और मजेदार अंदाज में होती हैं। इसका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों का आनंद लेना है। ये एक ऐसा स्तर है जहां ज्ञान और आनंद एक हो जाते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में ऐसी सुहृद गोष्ठी मुमकिन है जहां बिना किसी अहंकार के बस ज्ञान और आनंद के लिए बात हो? ये एक बड़ा सवाल है, और शायद यही वजह है कि भट्ट जी निबंध के अंत में एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला रास्ता सुझाते हैं। बातचीत के इन सभी रूपों का विश्लेषण करने के बाद वो कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अपने आप से बात करना। एक मिनट, अपने आप से बात करना? आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो लोग उसे
अजीब समझेंगे। क्या ये एक तरह का पलायनवाद नहीं है, समाज से कट जाना? आपका सवाल बहुत वाजिब है और पहली बार में ये अजीब ही लगता है, लेकिन यही इस निबंध का सबसे गहरा और जरूरी हिस्सा है। यहाँ बातचीत सिर्फ एक सामाजिक क्रिया नहीं रह जाती, तो क्या बन जाती है? वो एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। भट्टी जी का मानना है कि दुनिया के बाकी सारे रिश्ते, सारी बातें कहीं ना कहीं दिखावा या धोखा हो सकती हैं, लेकिन जो संवाद हम खुद से करते हैं वो सबसे सच्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है? हम खुद से बात करके क्या हासिल कर सकते हैं? भट्ट जी कहते हैं कि इससे हम अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर सकते हैं, यानी अपने मन को साध सकते हैं। मन को साधना? हाँ, जब हम अकेले में खुद से बात करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के देख पाते हैं। खासकर क्रोध जैसे बड़े शत्रु पर काबू पाने का ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा। दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन को जीतना जरूरी है, और उसका रास्ता खुद से बातचीत करने से होके गुजरता है। तो ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन या मेडिटेशन है, अपने अंदर की आवाज को सुनना और समझना? बिल्कुल, वो इसे प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना कहते हैं। आईना? हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपना असली रूप देख सकते हैं। ये अपने अंदर एक ऐसी सुरक्षित दुनिया बनाने जैसा है जहां हम अपने विचारों को बिना किसी बाहरी दबाव के समझ सकें और उन्हें सही दिशा दे सकें। भट्ट जी के लिए यही बातचीत का उच्चतम स्तर है, जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से निकालकर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तो आज हमने बालकृष्ण भट्ट के जरिए जाना कि वो सिर्फ एक निबंधकार नहीं, बल्कि अपने समय के एक समाज सुधारक और विचारक थे। उनका निबंध बातचीत हमें सिखाता है कि संवाद की असली शक्ति बनावट में नहीं, बल्कि सच्चाई और सहजता में है। असल बातचीत दो लोगों के बीच दिल से होती है, और सबसे जरूरी बातचीत वो है जो हम खुद से करते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। भट्ट जी ने ये सब एक सदी से भी पहले लिखा था, जब संवाद का मतलब आमने सामने बैठकर बात करना ही था। आज के डिजिटल युग में, जहां हमारी बातचीत का बड़ा हिस्सा टेक्सटिंग, इमोजीज और वीडियो कॉल के जरिए होता है, भट्ट जी के अनुसार बातचीत की कला का क्या रूप होता? क्या आज भी असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, या सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स ने राम रमोवल को ही संवाद का मुख्य रूप बना दिया है? इस डिजिटल शोर में क्या हम सबसे जरूरी बातचीत, यानी खुद से बात करना, कहीं भूल तो नहीं गए? अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।